सास का घूंघट। ये है देविका। देविका पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, लेकिन उसकी शादी ऐसे परिवार में हुई है जो गांव में रहता है। भले ही ये 21वीं सदी है, लेकिन देविका की ससुराल वालों की सोच वो तो 18वीं सदी से आगे बढ़ी ही नहीं। आइए जानते हैं क्या होगा जब शहर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की फंस जाएगी संकीर्ण मानसिकता वाले माहौल में। सागर, ये तुम्हारे गांव में सबने इतने लंबे लंबे घूंघट क्यों कर रखे हैं? और ये सब मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? अरे यार, तुम भी घूंघट कर लो ना, इसीलिए तो देख रहे हैं सब तुम्हें। कम ऑन सागर, मैं घूंघट नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। लेकिन देविका, मेरे पिताजी, चाचा जी, बड़े भैया और जीजा जी ने तुम्हें बिना घूंघट के देख लिया ना तो बहुत गुस्सा होंगे और न जाने कौन कौन से फरमान सुनाएंगे। घर चलो, देखा जाएगा जो होगा। सागर देविका से कई बार कहता है कि वो घूंघट कर ले, लेकिन देविका सागर की नहीं सुनती और अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जब देविका वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सास बिमला, चाची सास कम्मो और जेठानी सुजाता ने लंबा सा घूंघट कर रखा था, पर उनकी ननद वीना ने घूंघट नहीं किया हुआ था। लेकिन हाँ, उसने सर पर सलीकी के साथ दुपट्टा जरूर ओढ़ा हुआ था। सागर अपनी पत्नी को सबसे मिलवा रहा होता है, तभी सागर के पिता जोगिंदर बोलते हैं, सागर, तूने बहू को इस घर के तौर तरीके नहीं समझा। हमारे घर की औरतें बिना घूंघट के किसी पर आए मर्द के सामने नहीं आती और तू इसे ऐसे ही ले आया। पिताजी, मैं समझा दूंगा। वो नई नई शहर से आई है ना, इसलिए उसे पता नहीं है। सागर की बात सुनकर उसके चाचा जी महेंद्र बोलते हैं, ये बात तो तुझे गांव में कदम रखते ही अपनी बीवी को समझानी चाहिए थी। हमारा गांव में बहुत नाम है। तेरी बीवी ऐसे गांव भर में घूमेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। ये बोलकर जोगिंदर और महेंद्र वहां से चले जाते हैं। शाम को घर की सारी औरतें खाने की तैयारी करती है। खाना तैयार हो जाता है, लेकिन घर की कोई भी औरत खाना नहीं खाती। बहुत रात हो जाती है, तब देविका कहती है, सासू माँ, खाना बने हुए तो देर हो गई, रात भी बहुत हो गई है, हम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? अरे बहू, ये क्या बोल रही हो? हमारे यहाँ घर की औरतें तब तक खाना नहीं खाती जब तक घर के मर्द खाना ना खा ले। लेकिन इतनी देर हो गई, आप सबको भूख नहीं लग रही क्या? तभी देविका की जेठानी सुजाता कहती है, लग तो रही है, लेकिन यहाँ की यही रीत है, ये निभानी तो पड़ेगी ना। भाभी जी, ये रीत नहीं है, औरतों को प्रताड़ित करने का एक तरीका है। अगर इस घर के आदमी पूरी रात नहीं आए तो पूरी रात खाना नहीं खाओगी क्या? देविका ये बोलकर सीधा सागर के पास जाती है। सागर उसे समझाता है, देविका, यहाँ ऐसा ही होता है, तुम थोड़ा सब्र कर लो, पिताजी और चाचा जी आते ही होंगे, फिर हम सब खाना खाएंगे। सागर देविका को समझा ही रहा था, तभी देविका की ननद वीना आकर कहती है, सागर, खाना खाने आ जाओ, पिताजी और चाचा जी आ गए हैं। चलो देविका, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। सागर खाने के लिए बैठ जाता है। जब सब खाना खाने बैठते हैं तो देविका भी बैठ जाती है। सागर धीरे से उसे कहता है, अरे देविका, ये क्या कर रही हो? तुम इस तरह हमारे साथ खाना नहीं खा सकती। मगर क्यों सागर, मुझे भूख लगी है, सब लोग खा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकती? ये हमारे घर का नियम है, पहले घर के आदमी खाते हैं और बाद में औरतें। लेकिन सागर, हमारे घर में तो ऐसा कोई नियम नहीं है। देविका और सागर में बहस छिड़ जाती है। तब सागर का बड़ा भाई कहता है, सागर, तेरी बीवी को एक बार में समझ में नहीं आता क्या कि इस घर की औरतें मर्दों के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? भैया, मैं देविका को यही समझा रहा था। मुझे तो लग रहा है कि इसके दिमाग में कोई बात ही नहीं बैठती एक बार में। भैया, मेरे दिमाग में बात तब बैठेगी ना जब आपकी बात कोई ढंग की होगी। अरे आखिर क्यों घर की औरतों को आप लोगों की बात खाना मिलेगा? हाँ, अब से पहले घर की किसी औरत ने घर की किसी मर्द से इस लहजे में बात नहीं की थी, इसलिए वो सब देविका की बात सुनकर हैरान रह गए। तभी सागर की जीजा और वीना के पति कल्याण जी कहते हैं, ये क्या है सागर, इस घर की दीवारों को औरतों की इतनी ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। अपनी बीवी को बोल जरा होश से काम ले और चुपचाप चली जाए। क्यों चली जाऊं मैं चुपचाप? इस घर की औरतें आपकी हर बात बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। आपके कोई भी फालतू के रीति रिवाज मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली। इस तरह देविका ने सारे घर की औरतों के लिए मिसाल पैदा कर दी।
जोगिंदर के घर में पहली बार किसी महिला ने विरोध का स्वर उठाया है, ये बात घर के किसी मर्द को बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी जोगिंदर कहता है, महेंद्र, मोहन, इस बेशर्म लड़की को कमरे में बंद कर दो और आज इसे कोई खाना नहीं देगा। अगर किसी ने इसे खाना दिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महेंद्र और मोहन उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उसे खाना भी नहीं देते। रात के 3 बज जाते हैं। भूख की वजह से देविका को नींद भी नहीं आती। तभी उसे कुछ महसूस होता है। ऐसा लग रहा है कोई दरवाजा खोल रहा है, लेकिन इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं सागर तो नहीं? देविका उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन दरवाजा खोलने वाला सागर नहीं बल्कि विमला और कम्मो है। माँ जी, चाची जी, आप दोनों? बहू, ये ले, हम तेरे लिए खाना लाए हैं, खा ले। और ये बात ना तो किसी को बताना मत कि हमने तुझे खाना दिया है, नहीं तो हमारे मर्द मार मार कर हमारा बुरा हाल कर देंगे। माँ जी, आप यहाँ इतना घुट घुट कर क्यों रहती हो? देविका, अब तू भी इस घर की बहू है, तू भी हमारी तरह रहना सीख ले। इस घर के कायदे कानून अपना ले। इस घर के मर्द तो कभी बदलने वाले हैं नहीं बहू, तो तू ही बदल ले अपने आप को। माँ जी, बदलाव अच्छे के लिए हो तो हमें बदलना चाहिए। बेकार और बेतुकी बातों का तो विरोध करना चाहिए। दोनों ने देविका को समझाने की कोशिश की, लेकिन देविका ने उल्टा उन्हें ही समझा दिया। इसी तरह एक दिन देविका किसी बात पर जोर जोर से हंस रही थी। तभी देविका की सास विमला ने उसे टोकते हुए कहा, अरे बहू, तू इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही है? हमारे घर की औरत इतनी जोर जोर से नहीं हंसती। विमला अपनी बहू को समझा रही थी कि तभी महेंद्र बोलता है, अरे कम्मो, कौन है ये औरत जो बेशर्मों की तरह जोर जोर से हंस रही है? तभी कम्मो और देविका बाहर आ जाती हैं। जी जी, वो मैं हंस रही थी चाचा जी, अब आप लोग हंसने पर भी पाबंदी लगाओगे क्या? तुम जैसी बदतमीज लड़कियों से मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन कान खोलकर सुन लो, इस घर की औरतें इतना जोर जोर से नहीं हंसती। और हाँ, तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि इस घर की दीवारों को औरतों की तेज आवाज सुनने की आदत नहीं है। इस घर की दीवारों को आदमियों की ऊंची आवाज सुनने की आदत है, लेकिन औरतों की नहीं। चाचा जी, आपके घर की दीवारें तो बहुत दोगली है। हर पाबंदी औरतों के लिए क्यों चाचा जी? औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें वो नहीं कर सकती। औरतें सांस ले सकती है या उस पर भी पाबंदी है? चुप हो जाना बहू, मत बोल और घूंघट कर ले। ये तेरे चाचा ससुर है, थोड़ा तो लिहाज कर। कम्मो के समझाने पर भी देविका चुप नहीं होती। वो महेंद्र से ऐसे ऐसे सवाल पूछती है जिनका जवाब उसके पास होता ही नहीं। महेंद्र गुस्से से सागर को आवाज देता है। महेंद्र की आवाज सुनकर घर के सभी आदमी बाहर आ जाते हैं। जी जी चाचा जी, आपने बुलाया? अपनी मुंह जोर बीवी को यहाँ से ले जाने तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ चाचा जी? तेरी बीवी जिस तरह से मुझसे बात कर रही है, छोटे बड़े की तमीज नहीं है इसे। कम से कम 7 दिन तक ये कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर इसे मैंने कमरे से बाहर देख लिया तो किसी की खैर नहीं, समझे? पर मैंने कुछ गलत नहीं बोला। सागर, जो सच है मैंने वही कहा है। देविका, चलो मेरे साथ। लेकिन सागर, मेरी बात तो सुनो। सागर देविका को वहां से ले जाता है। इसी तरह से कई दिन बीत गए। अब देविका अपने ससुराल में हर गलत बात का विरोध करने लगी, लेकिन जितना ज्यादा वो विरोध करती, उसके ससुराल वाले उस पर उतना ही ज्यादा अत्याचार करते। अब देखना यह है कि देविका अपने ससुराल वालों के अत्याचार को यूं ही सहती रहेगी। क्या उसके ससुराल में घूंघट में औरतों का दम इसी तरह घुटता रहेगा? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं ना, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सास का घूंघट पार्ट 2। पिछले अंक में हमने देखा कि देविका अपने ससुराल में हर गलत बात का विरोध करती, तो उसकी वजह से देविका पर उसके ससुराल वाले बहुत अत्याचार करने लगे। एक दिन देविका ने सचिन से कहा, सचिन, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। तुम मुझे आज ही मेरे घर शहर भेज दो। मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूंगी। क्यों देविका, तुम शहर क्यों जाना चाहती हो? यहाँ तुम्हें किस बात की परेशानी है? किस बात की परेशानी नहीं है सचिन? तुम्हारे घर के आदमी औरतों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती।
देखो देविका, तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है, अब मैं तुम्हारा पति हूँ और यही तुम्हारा घर है। अच्छा, तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? जब तुम्हारे पिताजी और चाचा जी मुझे एक एक हफ्ते के लिए कमरे में बंद कर देते हैं, तब तुम्हें क्यों याद नहीं आता कि जो औरत कमरे में बंद है वो तुम्हारी पत्नी है? जब तुम्हारे जीजाजी और भाई मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देते, तब भी तुम्हें याद नहीं आता कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? देखो देविका, तुम बेकार की बातें मत करो। तुम यहाँ ढंग से रहोगी, सबकी बात मानोगी, तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस तरह जानवर की तरह रहना, ढंग से रहना है तो सॉरी सचिन, मैं नहीं रह सकती। मैं आज ही अपने घर जाऊंगी। ये बोलकर देविका अपना सामान पैक कर लेती है और घर से जाने लगती है। सचिन भी उसके पीछे पीछे चलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। जब ये सब जोगिंदर ने देखा तो बोल पड़ा, बहू, यह सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? सचिन, बताओ अपने पिताजी को कि कहाँ जा रही हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति का नाम लेते हुए? मैं अपने पति का नाम ले रही हूँ, इसमें आपको क्या परेशानी है? आपका नाम तो नहीं ले रही हूँ ना? देविका, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम पिताजी से? जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से कर रही हूँ बात। इससे अच्छी तरह से मैं तुम्हारे घर के किसी भी आदमी से बात नहीं कर सकती। तीनों की बात सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। तभी जोगिंदर कहता है, हमारे घर की औरतें अपने मर्दों का नाम नहीं लेती। तुम्हारे शहर में होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। बहू, सचिन तुम्हारा पति है, तुम उसका नाम मत लिया करो। तुम अपने पति का नाम लेने की जगह ए जी, ओ जी, सुनो जी कहा करो। पति ना परमेश्वर होता है। तो परमेश्वर का तो हम नाम लेते हैं। क्यों माँ जी, क्या आप अपने इष्ट देव का नाम नहीं लेती? माँ जी, ये सब इन पुरुषों के बनाए तौर तरीके हैं, औरतों को दबाने के लिए। ये बेशर्म लड़की ऐसा नहीं सुधरेगी। ये हमारे घर की औरतों को भड़का रही है। सचिन, तुम इसे चुप कराओगे या फिर मैं करूं? नहीं नहीं पिताजी, मैं अभी समझा देता हूँ। चलो देविका अंदर, और कितना तमाशा बनाओगी मेरा। सचिन, मैं अंदर नहीं बाहर जाऊंगी। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। देविका की बात सुनकर महेंद्र कहता है, भाई साहब, ये लड़की इस घर से और गांव से बाहर ना जानी चाहिए, नहीं तो हमारे घर और गांव की औरतें भी ऐसी ही हरकतें करेंगी। वो भी मर्दों के खिलाफ बगावत करेंगी। और मैं भी देखती हूँ कि मुझे घर से बाहर जाने से कौन रोकता है। बहू, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। तुम अंदर चलो। इस गांव के मर्दों के अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है। देविका किसी की बात नहीं सुनती और अपना सामान उठाकर घर से बाहर जाने लगती है। तभी वहां मोहन और कल्याण आते हैं। कल्याण देविका के हाथ में से उसका सूटकेस छीन लेता है और मोहन देविका को जोरदार थप्पड़ मारता है। देविका का सर दीवार में लगता है और वो बेहोश हो जाती है। देविका, देविका तुम ठीक तो हो? भैया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? सचिन, तुम जल्दी से देविका भाभी को अंदर कमरे में ले जाओ। मैं अभी वैद्य जी को लेकर आती हूँ। वीना जल्दी से वैद्य जी को लेकर आती है। वैद्य जी थोड़ी देर तक देविका की जांच करते हैं और कहते हैं, मुबारक हो आप सबको, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अभी तो मैं आपको दवाई दे देता हूँ, लेकिन आगे इनके इलाज के लिए आपको दाई अम्मा को बुलाना होगा। ये बात सुनकर घर के सभी लोग खुश होते हैं। देविका को जब होश आता है, उसे ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। वो सबसे कहती है, मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं रख सकती। क्यों बहू, क्या हुआ? अब तुम ये सब बातें मत सोचो, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं माँ जी, आप नहीं समझ रही। अगर मेरा बेटा हुआ तो इस घर के मर्दों की तरह अहंकारी और औरतों पर जुल्म करने वाला बनेगा, और अगर मेरी बेटी हुई तो वो जानवरों की तरह जुल्म सहने वाली बनेगी, और दोनों ही अनपढ़ रहेंगी। देविका की बात सुनकर घर की सभी औरतों को पहली बार एहसास हुआ कि वो किस अंधकार वाले समाज में जी रही हैं। लेकिन फिर भी घर की सारी औरतें उसे ही समझाती हैं। बहू देखो, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम इस हालत में सफर नहीं कर सकती। हाँ बहू, तुम यहीं रहो, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। देखो ना देविका भाभी, हमें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता, अपना नाम भी नहीं लिख पाते, तो आप मुझे थोड़ा पढ़ा दीजिए ना। देविका,
तुम्हारी बातें सुनकर पहली बार हमें एहसास हुआ है कि कैसे माहौल में हम जी रहे हैं। तुमने हमारे अंदर उम्मीद की नई रोशनी पैदा की है। यहाँ से मत जाओ तुम। देविका ने घर की औरतों की बात सुनी तो उसका दिल पसीज गया। उसने गांव में ही रहने का फैसला लिया। वो अपने घर की औरतों को रोज पढ़ाती, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में, देश के बारे में बताती। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन सुजाता ने सचिन से कहा, सचिन, देविका की तबीयत ठीक नहीं, तुम जल्दी जाकर दाई अम्मा को बुला लाओ ना। भाभी, दाई अम्मा क्या कर लेंगी? आप किसी डॉक्टर को बुला लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देविका, गांव के लोग डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते। दाई अम्मा बरसों से ये काम कर रही है, वो तुम्हें ठीक कर देगी। सचिन, तुम्हारे घर वाले अनपढ़ हैं, तुम तो पढ़े लिखे हो ना। देख नहीं रहे मेरी हालत क्या हो रही है। तभी तो बोल रहा हूँ, समय बर्बाद मत करो, मैं अभी आता हूँ। सचिन दाई अम्मा को बुलाकर ले आता है। दाई अम्मा घरेलू नुस्खों से देविका का इलाज तो कर देती है। कुछ समय के लिए उसकी हालत भी स्थिर हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती। फिर देविका सचिन से कहती है, सचिन, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रहे। मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा हेमोग्लोबिन कितना है। दाई अम्मा कर रही है ना तुम्हारा इलाज। लेकिन दाई अम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर देखो तुम मुझे नहीं लेकर गए ना तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। अगले दिन देविका की तबीयत दोबारा बिगड़ जाती है और दाई अम्मा के किसी भी नुस्खे से वो ठीक नहीं हो रही थी। देविका ने सारी हिम्मत जुटाई और वो अकेली ही डॉक्टर के पास जाने लगी। उसे देखकर मोहन कहता है, बहू, इस हालत में कहाँ जा रही हो? आप लोगों के भरोसे रही ना तो आप लोग मुझे मार ही डालोगे। डॉक्टर के पास जा रही हूँ मैं। बहू, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। हमारे घर की औरतें मर्दों से इलाज नहीं कराती। हे भगवान, इन जाहिल लोगों को मैं कैसे समझाऊं? डॉक्टर औरतें भी होती हैं। बहू, तो हमें पागल मत बना। हमने तो कभी कोई महिला डॉक्टर नहीं देखी। तू झूठ बोलकर निकलना चाहती है ना? इस गांव की सरहद से आप लोग कभी बाहर नहीं गए ना, इसलिए आप लोगों को नहीं पता कि महिलाएं डॉक्टर के अलावा क्या क्या है। ए लड़की, तुझसे तमीज से बात कर रहे हैं तो तू ज्यादा हवा में मत उड़। बोला ना एक बार, चल अंदर जा। चाचा जी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, डॉक्टर के पास जाऊंगी। मेरा इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। ये बोलकर देविका घर से निकल रही थी कि तभी जोगिंदर ने उसे कमरे में ले जाकर बेड पर जोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से देविका के पेट में चोट लग गई और वो दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये देखकर घर की सारी औरतें देविका को संभालने लगी। देविका, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। देविका भाभी, आप ठीक हो ना? माँ, कुछ करिए ना, भाभी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी, कुछ तो करो, कहीं बहू को कुछ हो ना जाए। उधर जोगिंदर मेन गेट पर बड़ा सा ताला लगा देता है और कहता है, आज के बाद इस घर से कोई भी औरत बाहर नहीं निकलेगी। देविका का बच्चा भी इसी घर में होगा, ये जिंदा रहे या मर जाए। जोगिंदर की बात सुनकर सभी औरतें बाहर आती हैं। जब विमला को इस बात का एहसास हो जाता है कि जोगिंदर देविका को डॉक्टर के पास किसी कीमत पर नहीं जाने देगा, तब विमला पहली बार अपना घूंघट उठाकर तेज आवाज में कहती है, मैं भी देखती हूँ देविका को डॉक्टर के पास जाने से कौन रोकता है। आज देविका डॉक्टर के पास जाकर रहेगी। देविका की सास का घूंघट आखिरकार उतर ही गया। घर के आदमियों ने पहली बार विमला का ये रूप देखा था और उसकी तेज आवाज पहली बार सुनी थी। क्या विमला अपनी बहू की जान बचा पाएगी या जोगिंदर अपनी पत्नी की आवाज भी दबा देगा? ये जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और हमें कमेंट में ये भी बताइए कि घर की औरतों को आगे क्या कदम उठाना चाहिए। सास का घूंघट पार्ट 3। अब तक हमने देखा कि देविका की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन घर के आदमी उसे डॉक्टर के पास नहीं जाने दे रहे और जोगिंदर ने घर के मेन गेट पर बहुत बड़ा ताला लगा दिया है। लेकिन देविका की सास विमला पहली बार घूंघट उठाकर समाज के बनाए नियम का उल्लंघन करती है और देविका की जान बचाने की कोशिश में जुट जाती है। मैं भी देखती हूँ मेरी बहू को डॉक्टर के पास जाने से कौन रोकता है। देखो सचिन के बापू, दरवाजे की चाबी दे दो मुझे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है?
पहले सर पर पल्लू रखो और अंदर जाओ। आज तक मैंने आपका हर गलत फैसला सर झुकाकर स्वीकार कर लिया, लेकिन आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। मुझे मेरी बहू की किसी भी कीमत पर जान बचानी है। मुझे चाबी दे दीजिए। पिताजी, माँ ठीक बोल रही है, चाबी दे दीजिए ना, नहीं तो देविका नहीं बचेगी। देविका मरती है तो मर जाए, लेकिन यह दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तुम सारी औरतों को इस देविका नाम की बीमारी ने पागल कर दिया है, और इस बीमारी का अच्छी तरह से इलाज करना आता है मुझे। वीना बेटी, सुजाता बहू, जाओ अंदर से देविका को लेकर आओ। विमला ये बोलकर अपने पति के हाथ से चाबी छीन लेती है। तभी महेंद्र विमला का हाथ पकड़कर चाबी विमला से छीन लेता है। भाभी, घर के मर्दों से टक्कर लेकर आप अच्छा नहीं कर रही हो, ये इस घर के संस्कार नहीं है। महेंद्र की बात सुनकर कम्मू अपने पति के हाथ से चाबी छीनकर कहती है, इस घर के संस्कार क्या है हम अच्छी तरह से जान गए हैं। आज इस घर का दरवाज़ा खुलकर रहेगा और देविका डॉक्टर के पास जाकर रहेगी। भाभी, ये लो दरवाज़ा खोलो। विमला ताला खोल देती है। तभी वीना और सुजाता देविका को लेकर आ जाती हैं। घर की सारी औरतें देविका को लेकर घर से जा रही होती है कि तभी सुजाता का पति मोहन उससे कहता है, सुजाता, तुम देविका को लेकर इस घर से निकल तो रही हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो वापस इस घर में मत आना। मैं देविका के साथ अस्पताल भी जाऊंगी और वापस इस घर में भी आऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। देखता हूँ कैसे इस घर के अंदर कदम रखती हो और कौन तुम्हारी मदद करता है। कानून मेरी मदद करेगा और कारट के दरवाजे हर नागरिक के लिए खुले हैं। मोहन को अपनी पत्नी से इस तरह बात करता देख कल्याण वीना से कहता है, वीना, तुमने देविका का साथ देकर अच्छा नहीं किया। अगर तुम अभी भी इसके साथ गई तो अपना और मेरा रिश्ता खत्म समझना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए। तुम खुद घर जमाई बनकर मेरे घर में रह रहे हो। कभी 100 रुपये की साड़ी दिलाई है मुझे? मेरे आने से पहले मेरा घर छोड़कर निकल जाना, समझे? ये बोलकर वीना और घर की सभी औरतें देविका को अपने साथ अस्पताल ले जाती है। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर जल्दी से देविका का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वो गुस्से से कहता है, ये क्या किया है तुमने? क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपकी बहू की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है और उन्हें चोट भी लगी है, फिर भी आपने उन्हें हॉस्पिटल लाने में इतना लेट कर दिया। आपको 3 दिन पहले ही इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए था। हमसे गलती हो गई डॉक्टर साहब, लेकिन आप जल्दी कुछ करिए। हमारी बहू और उसके बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। आप सोच लो किसे बचाना है। डॉक्टर साहब, आप देविका को बचाइए, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, हमें देविका का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप इनके पति को बुलाइए, हमें कुछ पेपर पर साइन करवाने हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सभी औरतें सोच में पड़ जाती हैं। तभी वीना कहती है, डॉक्टर साहब, इनके पति नहीं आ सकते। ये इनकी सास है विमला देवी, आप इनसे साइन करवा लीजिए। लेकिन पेशेंट की हालत इतनी नाजुक है, इनके पति है कहाँ? वो अपने आदमी होने का धर्म निभा रहा है। पति धर्म के बारे में उसे कुछ नहीं पता। डॉक्टर साहब, वो नहीं आएगा। क्या क्या करना है आप मुझे बताइए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर देविका का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो कहते हैं, आप लोगों की किस्मत अच्छी है, देविका भी सुरक्षित है और उसका बच्चा भी। डॉक्टर, बेटा हुआ है या बेटी? बेटा हुआ है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन तक देविका उसी हॉस्पिटल में रहती है और उसके ससुराल की औरतों ने उसका बहुत ध्यान भी रखा। अब देविका कुछ हद तक ठीक हो गई। डॉक्टर ने देविका को घर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन सभी सोच में पड़ गए। हम भाभी को घर ले तो जाएं, लेकिन माँ, आपको घर का माहौल पता है ना। देविका भाभी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। भाभी वहाँ आराम नहीं कर पाएंगी और पता नहीं घर के सारे आदमी हमारे साथ क्या करेंगे। माँ, क्या हम डॉक्टर से बात करके देविका को थोड़े दिन और यहाँ नहीं रख सकते? जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसे यहाँ से ले जाएंगे। ये बात सुनकर विमला सोच में पड़ जाती है। तभी कम्मो कहती है, तुम दोनों ठीक कह रही हो, मैं अभी डॉक्टर से बात कर लेती हूँ। कम्मो डॉक्टर से बात कर लेती है और देविका कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। देविका अपने बच्चे को गोद में लिए बाकी औरतों के साथ अपने ससुराल जाती है, लेकिन घर के सभी आदमी उन्हें दरवाजे पर ही रोक देते हैं। खबरदार, तुम में से कोई भी औरत अगर घर के भीतर घुसी, अगर तुम घर में कदम रखोगी तो घर अपवित्र हो जाएगा।
घर हमारे कदम रखने से अपवित्र नहीं होगा, बल्कि आपकी गंदी सोच की वजह से घर क्या, अरे पूरा समाज अपवित्र हो रहा है। सुजाता, मैंने मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए। अब एक काम कर, जैसे यहाँ आई है वैसे ही यहाँ से सीधा अपने मायके लौट जा। क्यों जी, क्यों चली जाऊँ मैं अपने मायके? मैं जब तक चाहूँ यहाँ रह सकती हूँ। अगर आपने मुझे इस घर में आने से रोका तो मैं आपकी पुलिस में शिकायत कर दूंगी। वीना, इन सब की तरह तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम याद रखोगी। सजा बाद में देना, पहले मेरे घर से बाहर निकलो। खुद पूरी जिंदगी में एक घर नहीं खरीद पाए और मुझे सबक सिखाने की बात बोल रहे हो। देखो वीना, तुम इस घर की बेटी ज़रूर हो, लेकिन कल्याण इस घर में ही रहेगा। उसने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, लेकिन तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना सचिन का। देश के कानून ने मुझे ये हक दिया है। अगर मैं चाहूँ तो कोर्ट का सहारा लेकर इस जायदाद का आधा हिस्सा ले सकती हूँ। और हाँ कल्याण, तुमसे तलाक भी ले सकती हूँ। वीना, देविका के साथ रह रहकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। और कम्मो, मैंने तुमसे कितना मना किया, घर से बाहर मत जाओ, देविका की मदद मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम इस घर से और मेरी जिंदगी से चली जाओ। ये कदम उठाकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये कदम तो मुझे उस समय उठाना चाहिए था जब मैं माँ बनने वाली थी। आपके झूठे अहंकार और गलत नियमों की वजह से मैंने अपने 2 बच्चे खो दिए। अगर उस समय मैं दाई अम्मा से इलाज ना कराती और हॉस्पिटल चली जाती तो सचिन के बराबर मेरे भी 2 बेटे होते। सभी पति इस बात पर अड़े हुए थे कि वो अपनी अपनी पत्नियों को घर के अंदर नहीं आने देंगे। देविका बहुत देर तक सबकी बातें सुनती रही। फिर उसने अपने पति से कहा, सचिन, तुम्हारे घर के आदमियों की बात तो मैंने सुन ली। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? देविका, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूँ। मुझे पता था सचिन, तुम्हारा यही जवाब होगा। मुझे अपने आप पर हैरानी है कि मैंने बिना रीढ़ की हड्डी वाले आदमी से प्यार ही क्यों किया, शादी क्यों की। अब मैं आप सबसे बस आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम हमें अंदर आने दे रहे हो या नहीं, या मैं पुलिस को फ़ोन करूँ? देविका, आज तक हमारे गांव में पुलिस ने कभी कदम नहीं रखा और तू हमारे घर के दरवाजे पर पुलिस को लेकर आएगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? आज तक इन औरतों ने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था और 2-4 दिन में तूने इन सबको इनके अधिकार भी याद करा दिए। अब तो तुम बिल्कुल इस घर में नहीं आ सकते। घर की औरतें घर के बाहर खड़ी थी और घर के आदमी घर के दरवाजे पर। उनकी लड़ाई देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। देविका को अस्पताल पहुंचाकर घर की औरतों ने काम तो अच्छा किया। इस काम से देविका और उसके बच्चे की जान भी बच गई, लेकिन इनकी जान बचाने की कीमत घर की औरतों को कैसे चुकानी होगी, इसके लिए आपको आने वाला एपिसोड देखना होगा। और हमारे प्यारे दर्शकों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि देविका के साथ बाकी औरतों को क्या करना चाहिए। क्या उन्हें घर के अंदर जाने के लिए संघर्ष करना चाहिए या फिर वो घर छोड़कर चले जाना चाहिए? सास का घूंघट पार्ट 4। अब तक हमने देखा कि देविका के ससुराल के आदमी औरतों को घर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। देविका उन्हें पुलिस में जाने की धमकी देती है, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। तभी गांव का एक आदमी सरपंच को बुलाकर ले आता है। सरपंच उनके घर के बाहर का नज़ारा देखकर कहते हैं, जोगिंदर जी, ये आपके घर की औरतों ने कैसा हंगामा मचा रखा है। आपका घर तो संस्कारों की मिसाल था, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, आपके घर की किसी औरत ने घूंघट नहीं कर रखा। सरपंच जी, हमारे घर की औरतों को इस देविका ने बहकाया है। हमने पहले ही इन सबको चेतावनी दी थी कि अगर ये घर से बाहर गई तो हम इन्हें घर में नहीं आने देंगे। अब ये देविका हमें धमकी दे रही है कि पुलिस को बुलाएगी। क्या पुलिस? इस गांव का बरसों पुराना इतिहास रहा है। इस गांव में कभी पुलिस नहीं आई। गांव के सभी फैसले हमने मिलजुल कर किए हैं। जोगिंदर, तुम्हारे घर का फैसला पंचायत करेगी। सरपंच जी, आपने ठीक कहा। पंचायत दोनों तरफ की बातें सुने और जो भी फैसला पंचायत करेगी वो हमें मंजूर होगा। तो ठीक है,
आज दोपहर को सभी गांव की चौपाल पर इकट्ठा होंगे और वहीं तुम्हारे घर का फैसला होगा। सरपंच वहां से चला जाता है। घर के आदमी घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और घर की औरतें वहीं घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तभी विमला कहती है, देविका बहू, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। बहू, तेरा बच्चा छोटा है अभी, तुझे भूखा नहीं रहना चाहिए। वीना, सुजाता, जाओ पास में जो पंडित जी का बाग है ना, वहाँ से कुछ फल तोड़ लाओ। वीना और सुजाता पास के बगीचे से खूब सारे फल तोड़ कर ले आती हैं। सभी औरतें फल खाती हैं। तभी देविका कहती है, आप सब घर से बाहर निकली, घूंघट उतार दिया तो इन मर्दों की इज्जत चलेगी, लेकिन हम सब घर के बाहर भूखे प्यासे बैठे हैं। इस बात पर इन अहंकारी मर्दों को शर्म क्यों नहीं आ रही? हाँ देविका, तुम ठीक कह रही हो। अगर हम मर भी जाए ना, तब भी इन मर्दों के लिए इनके बनाए गए नियम कानून ही अहम रहेंगे, हम नहीं। सुजाता भाभी, मुझे तो सबसे ज़्यादा सचिन पर गुस्सा आ रहा है। उसने मुझसे लव मैरिज की थी, क्या क्या वादे किए थे कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और आज उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अपने बच्चे को एक बार भी नहीं देखा उसने। देविका, वो शुरू से ही ना डरपोक रहा है, लेकिन इन सारी बातों को छोड़ो। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि पंचायत में न जाने क्या फैसला होगा। पता नहीं वो इंसाफ करेंगे भी या नहीं। वीना दीदी, आपको अभी भी पंचायत से इंसाफ मिलने की उम्मीद है? अगर इस गांव की पंचायत में सच में इंसाफ करने की भावना होती तो सरपंच जी अभी हमें घर के अंदर जाने देते। देखा नहीं कितना जहर उगल कर गए हैं हमारे खिलाफ। तो बहू, अब हम क्या करेंगे? पंचायत तो हमारे खिलाफ ही फैसला सुनाएगी। पहले तो हम अपनी सारी बातें रखेंगे। अगर ये लोग नहीं माने तो आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगी। लेकिन एक बात आप याद रखना, किसी भी सूरत में हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम सही हैं। देविका सभी औरतों को समझा रही थी। तभी वहाँ एक गांव वाला आता है। आप सभी को पंचायत में बुलाया है। उस गांव वाले की बात सुनकर सभी औरतें पंचायत में पहुंचती हैं। वो देखती हैं कि उस पंचायत में सारा गांव इकट्ठा हो गया है। बहुत सारी औरतें लंबे लंबे घूंघट करके वहां आई हुई हैं। तभी पंचायत की कार्यवाही शुरू की गई और घर के आदमियों से पूछा गया कि वो घर की औरतों को घर में क्यों नहीं रखना चाहते। हमारे घर की औरतें ना तो घूंघट उतारती है और ना ही किसी डॉक्टर से इलाज करवाती है, और हमारे मना करने के बाद भी इन सब ने घर से बाहर कदम रखा, हमसे ऊंची आवाज़ में बात की। हमने इन सबको चेतावनी भी दी, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब ये सभी औरतें हमारे घर में नहीं रह सकती। अब औरतें अपना पक्ष रखें। ये कानून की किस किताब में लिखा है कि औरतों को घूंघट करना चाहिए? और अगर मेरे ससुराल की औरतें मुझे डॉक्टर के पास ना लेकर जाती तो ना मेरा बच्चा जिंदा बचता और ना ही मैं। लेकिन दाई अम्मा से हम इलाज करवा रहे थे ना। दाई अम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देविका का इलाज दाई अम्मा के बस की बात नहीं थी। काफ़ी देर तक दोनों पक्षों में बहस चलती रही। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत ने जो फैसला लिया उसके लिए तो देविका पहले से ही तैयार थी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत ने यह फैसला किया है कि सारी गलती महिलाओं की है। अगर वो अपने अपने पतियों से माफ़ी मांग लेती है और वादा करती है कि भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगी, तो वो घर के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। हमें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है। हमने कोई गलती नहीं की जो हम माफ़ी मांगे। और किस बात का वादा करें हम? हमने देविका की जान बचाई है, तो आप हमसे भविष्य में किसी की जान न बचाने का वादा ले रहे हैं क्या? अगर तुम्हें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है तो तुम सबको घर में नहीं पुरानी हवेली में रहना होगा, जो अब खंडहर बन चुकी है। यह खंडहर तुम्हारे घर के सामने ही है। सरपंच जी, आपका फैसला सही नहीं है। एक बार और सोच लीजिए इस फैसले के बारे में। ओ शहर की छोरी, 4 किताबें क्या पढ़ ली, हमें सही गलत का पाठ पढ़ाएगी? तुझे पता नहीं कि पंचायत का फैसला यहाँ सदियों से चलता आया है और लोग उसी को मानते आए हैं। अच्छी तरह जानती हूँ सरपंच जी,
अगर मैं चाहूँ तो आपके इस फैसले को कोर्ट की चौखट तक ले जा सकती हूँ। पुलिस को बुलाकर अभी घर के अंदर जा सकती हूँ। पंचायत और घर के आदमियों की शिकायत पुलिस में कर सकती हूँ और अपने बच्चे को उसका हक दिलवा सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं उसी खंडहर में रहूँगी और इस गांव के आदमियों को दिखा दूंगी कि औरत खंडहर को भी महल बना सकती है, और वो भी बिना किसी आदमी की मदद के। सारे गांव की औरतें देविका की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उनका जीवन घूंघट और घर के चार दीवारी के बीच में ही था। कोई औरत अपने हक के लिए पंचायत से भी टकरा सकती है, ये बात उन्होंने पहली बार सुनी थी। अब देविका घर की औरतों के साथ खंडहर में चली जाती है। माँ जी, ये खंडहर तो काफी पुराना है। भाभी, खंडहर पुराने ही होते हैं। मुझे तो डरावना भी लग रहा है। मैं डर की वजह से कभी इस खंडहर के आसपास भी नहीं आई, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन इसी में रहना पड़ेगा। ये तो टूटा फूटा भी पड़ा है। माँ जी, एक काम करते हैं, ये खंडहर तो काफ़ी बड़ा है, इसलिए एक हिस्से की साफ सफाई करके उसे ही रहने लायक बना देते हैं। बाद में धीरे धीरे पूरा खंडहर ठीक कर लेंगे। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। विमला भाभी और मैं इस खंडहर के टूटे हुए हिस्सों पर मिट्टी और ईंटें लगा देते हैं। सुजाता और वीना, तुम साफ सफाई कर लो। सभी औरतें मिलकर खंडहर के एक हिस्से को सुधारना शुरू कर देती है और काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद वो उस हिस्से को काफ़ी हद तक अच्छा कर लेती हैं। और इसी तरह रात हो जाती है। सभी औरतें बैठकर बात करती है। माँ, हमने इस खंडहर को घर तो बना दिया है, लेकिन ये घर चलेगा कैसे? हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। और हम सब तो बड़े हैं, गर्मी सर्दी भूख कुछ भी आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन देविका का बेटा बहुत छोटा है, उसे तो हमें अच्छी तरह से पालना होगा ना। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आगे हमें क्या करना चाहिए। कम्मू और मैं मिलकर मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन बना देते हैं। कुछ दिन के लिए खाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खेत और बाग बगीचे आसपास ही हैं। कहीं से कुछ भी ले सकते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सब लोगों को आता क्या है? मतलब कोई ऐसा काम जिसका आपको शौक हो, जो आपने बचपन से किया हो। बहू, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? माँ जी, बहुत कुछ चल रहा है। बस अब हमारा सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने लिए अच्छे से अच्छा क्या काम कर सकते हैं। आप सब हिम्मत से और समझदारी से काम लो, फिर देखना हम इस खंडहर को भी महल बना देंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। देविका सभी को समझा रही थी, तभी उसका बेटा रोने लगा। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसे चुप कराने लगी। अब देविका के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो किस तरह से ससुराल की औरतों को आत्मनिर्भर बनाए और किस तरह से अपना घर चलाए। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आप बताइए, देविका और घर की सभी औरतों ने अपने पतियों से माफी ना मांगकर सही किया या गलत? क्या उनका खंडहर में रहने का फैसला सही था? अब देविका को क्या कदम उठाना चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताना। हमारी कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सास का घूंघट पार्ट 5। अब तक हमने देखा कि पंचायत के फैसले के अनुसार घर की सारी औरतें खंडहर में रह रही है। अब देविका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि घर की औरतों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। देविका ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र मिट्टी के बर्तनों पर गई। अरे, ये इतने सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन किसने बनाए हैं? ये बर्तन तो माँ जी और चाची जी ने बनाए हैं। अरे वाह, इतने सुंदर बर्तन तो मैंने आज तक नहीं देखे। माँ जी, चाची जी, आपने ये कहाँ से सीखा? अरे बहू, ये तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। ये स्टील, पीतल और कांच के बर्तन तो अब चले हैं। पहले तो मिट्टी के बर्तन में ही लोग खाना खाते थे। ठीक है, तो हम दोबारा से मिट्टी के बर्तनों में लोगों को खाना खाना सिखाएंगे। वीना दीदी और सुजाता भाभी, आप दोनों बताओ, आप दोनों को क्या क्या आता है? मुझे तो खाना अच्छा बनाना आता है, बस खाना बनाने के अलावा मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। और वीना दीदी, आप बताओ, आपको क्या क्या आता है? पता नहीं,
मैंने बचपन से यही सुना है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। देविका, वीना को सिलाई, कढ़ाई और बुनाई बहुत अच्छी आती है। हाँ आती तो है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। बहुत अच्छी भी आ जाएगी। अब देविका और बाकी सभी औरतें गांव में सबके घर जाती हैं और गांव की सभी औरतों से मिलकर कहती हैं, भाभी जी, अगर आपको अपने या अपने घर वालों के लिए कपड़े सिलवाने हो तो आप मुझसे ही सिलवाना। बहन जी, मिट्टी का चूल्हा, बर्तन या मटका बनवाना हो तो मुझसे ही बनवाना। मैं और विमला दीदी आपके घर के सारे बर्तन बना देंगे। भाभी, आप कभी किसी काम में व्यस्त हो और खाना ना बना पाओ ना, तो आप मुझे बता देना, मैं आपके घर के लिए खाना बना दूंगी। वो क्या है ना, आप तो सारा दिन खेतों में काम करती हो और कभी कभी खाना भी नहीं बना पाती होंगी, इसलिए। इस तरह घर की औरतें जी जान से अपने अपने कामों में लग जाती है। धीरे धीरे उनका काम बढ़ जाता है और वो अपने खंडहर को ठीक करने में लग जाती हैं। वहीं दूसरी ओर घर के सारे आदमी घर का काम संभाल नहीं पा रहे थे। अरे भाई कल्याण, चाय तो पिला दे, जमाना हो गया अच्छी चाय पिए हुए। आप भी ना घर के दामाद से क्या क्या काम करवाते हैं। अभी लाता हूँ चाय। कल्याण, तुम दामाद नहीं बेटे हो, इसलिए इस घर के सुख दुख, घर के काम और बाहर के कामों में तुम्हारा सहयोग तो होना ही चाहिए ना। इतने में कल्याण चाय बनाकर ले आता है। जैसे ही सचिन चाय पीता है तो उसके मुंह से चाय निकल जाती है। जीजा जी, ये क्या बनाया है, इतनी कड़वी चाय? इससे अच्छा तो करेले का जूस होता है। देख सचिन भाई, मैं तो ऐसी ही चाय बनाता हूँ, पीनी है तो पी, नहीं पीनी है तो अपने आप बना ले। मैं खाना बनाने जा रहा हूँ और अकेला नहीं बना सकता, आप में से कोई मेरी मदद करो। सचिन मेरी चाय की बुराई कर रहे थे ना, तुम जाओ अब खाना बनाओ। सचिन और मोहन दोनों खाना बनाने में लग जाते हैं। मोहन भिंडी काटकर कढ़ाई में छोड़ देता है और उसमें पानी डाल देता है। आपने भिंडी में पानी क्यों डाला? शायद पानी नहीं डलता, पता नहीं, लेकिन माँ ने कभी भिंडी में पानी नहीं डाला था। लेकिन बिना पानी के भिंडी बनेगी कैसे, मतलब गलेगी कैसे? बिना पानी के बनाएंगे तो चिपक नहीं जाएगी कढ़ाई से? पता नहीं, चलो देखते हैं कैसे बनती है भिंडी। भैया, कितने दिन हो गए ना अच्छा खाना खाए हुए। खाना तो सुजाता बनाती है, इतना मज़ेदार खाना कोई और बना ही नहीं पाता। सचिन और मोहन खाना तैयार करके ले आए। सभी आदमी खाना खाने लगे। खाना बना तो बहुत बुरा था, लेकिन किसी ने बिना कुछ कहे खाना खा लिया। तभी जोगिंदर ने कहा, घर की हालत कितनी बुरी हो रही है, जगह जगह जाले लगे हैं। 2 दिन से तो किसी ने झाड़ू भी नहीं लगाई घर की। हाँ, और घर में गंदे कपड़ों के ढेर लगे हैं। मेरे पास तो ये आखिरी कुर्ता ही बचा है पहनने के लिए। कल्याण, मोहन, तुम किसी नौकर को रख लो ना। हमने 1-2 लोगों से बात की थी नौकर के लिए, लेकिन कोई घर में काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। गांव के सभी लोग खेतों में ही मजदूरी कर रहे हैं। घर के सभी आदमी घर के काम में लगे रहते हैं, तो वो अपने खेतों पर भी ध्यान नहीं दे पाते और उन्हें हर महीने आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। धीरे धीरे उनके घर की हालत खराब होने लगती है। एक दिन कल्याण सबसे कहता है, घर को तो औरत ही संभाल सकती है, हमारे बस का नहीं है घर संभालना। हमें किसी तरह से उस सब को वापस इस घर में लाना ही होगा। अरे कल्याण बेटा, पंचायत का फैसला था कि औरतें हमसे माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अब हम उन्हें बुलाने गए तो उल्टा हमें ही अपनी अपनी पत्नियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि वो मजबूर हो जाए हमारे पास आने के लिए। बापू, उन सभी ने अपने अपने काम शुरू कर दिए हैं, क्यों ना हम सबके काम में नुकसान कर दे, इससे वो मजबूर हो जाएंगे हमारे पास आने के लिए। भैया, ये कैसी बात कर रहे हो? इससे वो मजबूर नहीं होंगी बल्कि और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। मैं तो बोल रहा हूँ शराफत से जाकर माफ़ी मांग लेते हैं। मुझे यकीन है कोई माफ़ करे ना करे, माँ तो ज़रूर हमें माफ़ कर देंगी। नहीं सचिन, अगर हमने माफ़ी मांगी तो ये सारी औरतें हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगी। हमें इनके सामने छोटा नहीं होना है। मोहन, कल्याण,
तुम दोनों आज से ही काम शुरू कर दो। बस फिर क्या था, घर के सभी आदमी लग गए काम पर। मोहन और कल्याण रात को खंडहर में पहुंचे और उन्होंने सारे मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए। उसके बाद वीना ने जो कपड़े तैयार करके रखे थे वो सारे कपड़े उन्होंने फाड़ दिए। सुबह जब घर की औरतों ने ये सब देखा तो परेशान हो गई। अरे ये सारे बर्तन किसने तोड़ दिए? माँ, किसी ने मेरे सिले हुए कपड़े ही फाड़ दिए। ये हरकत कौन कर सकता है? और कौन करेगा भाभी, ये सब उन आदमियों की हरकत है। जब किसी तरह से हमें झुका नहीं पाए तो हमारे काम बिगाड़कर हमें परेशान कर रहे हैं। सभी औरतें दुगनी तेजी से काम में लग गई। उन्होंने दिन रात मेहनत की और उस खंडहर को महल की तरह बना दिया। उनके काम की तारीफ सुनकर दूर दूर के गांव से लोग आने लगे और उनसे अपना काम करवाने लगे। एक दिन सभी औरतें बैठकर खाना खा रही थी, तभी विमला ने देविका से कहा, देविका, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपनी मेहनत से अपने लिए इतना बड़ा और इतना अच्छा घर बना लेंगे। देविका बहू, आज हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हम तो सिर्फ सांस ले रहे थे, जीना तो हमें तुमने सिखाया है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पति की पहचान के अलावा भी मेरी कोई पहचान है। गांव के सब लोग मुझे सिर्फ मोहन की पत्नी के रूप में जानते थे, लेकिन अब सारा गांव मुझे जानता है। देविका, मैं कुछ ही दिन में इस गांव में एक अच्छा सा होटल खोलूंगी और मैं एक बुटीक खोलूंगी। मैं यहाँ गांव की लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती हूँ, यही मेरा सपना है। सभी औरतें खाना खाकर सो जाती है। रात बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन देविका को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो देविका थोड़ी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके उठकर देखा तो उसके सामने सचिन खड़ा था। सचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम मेरा कोई नुकसान तो करने नहीं आए? मेरे पास तो किताबों के अलावा कुछ नहीं है, फाड़ना चाहो तो फाड़ सकते हो। देविका, मैं तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं आया हूँ, बस तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। क्या? रात के अंधेरे में चोरों की तरह तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो? प्लीज़ देविका, माँ और चाची को समझाओ कि वो बापू और चाचा जी से माफ़ी मांग ले और तुम सबको लेकर घर आ जाए। सचिन, तुम भी तो अपने बापू और चाचा को अपने साथ ला सकते थे ना, और माँ और चाची से माफ़ी मंगवा सकते थे ना। प्लीज़ देविका, मुझे माफ़ कर दो और घर चलो। कैसे माफ़ कर दूँ सचिन? तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अगर माँ और चाची हिम्मत करके मुझे अस्पताल ना ले जाती तो आज मैं और मेरा बच्चा जिंदा ना होते। ना तुम मुझे अस्पताल में देखने आए और ना ही अस्पताल से आने के बाद मेरा हाल चाल पूछा। मुझे तो छोड़ो, तुमने अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा और तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? कभी नहीं सचिन। देखो देविका, हम सबको बहुत नुकसान हो रहा है। घर के काम की वजह से हम बाहर के काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। घर और जिंदगी दोनों अस्त व्यस्त है। वो इसलिए कि तुम सब आदमी संगठित नहीं हो, अपना दिमाग और ऊर्जा हमें परेशान करने में लगा रहे हो। और हम औरतें संगठित हैं, हम अपना दिमाग और ऊर्जा अपनी प्रगति में लगा रहे हैं। इसलिए हमने खंडहर को भी महल की तरह कर दिया और तुम्हारी हवेली खंडहर की तरह लगती है। सचिन देविका से बार बार माफ़ी मांग रहा है। क्या सचिन को अपनी गलती का सच में पछतावा है, या फिर ये घर के आदमियों की कोई नई चाल है? ये जानने के लिए आपको हमारे आने वाले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। और हाँ, कमेंट करके हमें ये भी ज़रूर बताइए कि क्या देविका को सचिन को माफ़ कर देना चाहिए? क्या उसे सब कुछ भूल कर सचिन के साथ अपना घर बसाना चाहिए, या फिर सचिन को भूल जाना चाहिए? सास का घूंघट पार्ट 6। अब तक हमने देखा कि रात के अंधेरे में चुपके से सचिन देविका से माफी मांगने जाता है, लेकिन देविका कहती है, सचिन, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज मेरा आत्मसम्मान है, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। अब तुम यहां से जा सकते हो। देविका, एक बार मुझे मेरे बच्चे से तो मिलने दो। मैंने अभी तक उसे देखा भी नहीं है। कौन सा बच्चा सचिन? वही बच्चा जिसे तुमने और तुम्हारे बाप ने अपने घर के अंदर तक नहीं घुसने दिया। आज अचानक बच्चे की याद कैसे आ गई? देखो सचिन, चले जाओ यहां से।
मेरे बच्चे के सामने और मेरे सामने फिर कभी मत आना। सचिन जब घर जाता है तो घर के सभी आदमी उसे डांटने लगते हैं। इतनी रात को कहाँ गया था सचिन? देविका से माफी मांगने। तुझे शर्म नहीं आई अपनी बीवी से माफी मांगते हुए? घर की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? लेकिन चाचा जी, आखिर अपनी ही पत्नी से माफी मांगने में कैसी शर्म? लो जी लो, नवाबजादे पूछ रहे हैं कि कैसी शर्म। अरे मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आता कि देविका तेरी पत्नी है या तू देविका की पत्नी है। जीजा जी, पति पत्नी एक समान होते हैं और माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काश मैंने पहले अपनी पत्नी का साथ दिया होता। आज मैं आखिरी बार आपको समझा रहा हूं कि आप सब भी अपनी पत्नियों से माफी मांग लो। देविका ने तो मुझे माफ नहीं किया, शायद माँ, चाची, भाभी और दीदी ही आप सबको माफ कर दे। सचिन सभी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी ओर सुजाता के हाथ का बना खाना सारे गांव में फेमस हो गया था, तो उसने एक बहुत अच्छा सा होटल खोल दिया। देविका, मैं चाहती हूँ मेरे होटल की सबसे पहली ग्राहक तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपना खुद का होटल खोल पाई हूँ। क्यों नहीं भाभी, लेकिन भाभी आपको अब अपने होटल में ना सिर्फ इंडियन खाना बनाना है, बल्कि इटालियन, चाइनीज और फ्रेंच खाना भी बनाना होगा। सुजाता सभी औरतों को अपने होटल का खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद कम्मो कहती है, अरे बहू, इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना सकती। तू तो वो हो गई, क्या कहते हैं उसे? मास्टर शेफ चाची जी। हाँ, मास्टर शेफ। बहू, अब तेरा होटल चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। हाँ बहू, तूने सच में खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। अब वीना बेटी, तुझे क्या करना है? अपना बुटीक कब खोलेगी? माँ, कल ही कर देती हूँ। दुकान और सिलाई मशीनों का सारा काम हो गया है और वर्कर भी आ जाएंगे। तो ठीक है, फिर अच्छे काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। देविका, मैं चाहती हूँ कि मेरी दुकान का इनॉग्रेशन तुम करो। आखिर तुम्हारी वजह से तो मेरा बुटीक खुल रहा है। अगले दिन वीना भी अपना बुटीक खोल लेती है। उसका बुटीक भी चलने लगता है। माँ, आजकल ना कस्टमर ज़्यादा हो गए हैं। बुटीक में जो वर्कर है वो वर्कर कम पड़ रहे हैं। मुझे और वर्कर की ज़रूरत है। बेटी, गांव में तो तुझे कोई मिलने से रहा। अच्छे वर्कर तो शहर से ही मिलेंगे। हमें भी कुछ लोगों की ज़रूरत है जो हमारे बर्तन शहर ले जाकर बेच सके। देविका बहू, अब तू ही कुछ कर। ठीक है माँ जी, मैं अपने पापा से बात करती हूँ। वो अखबार में इश्तिहार दे देंगे तो कई वर्कर आ जाएंगे। कम्मो और विमला के बनाए बर्तन भी दूर दूर तक बिकने लगे। सभी औरतें देखते ही देखते बहुत फेमस हो गई। अब देविका ने गांव में अपना स्कूल भी खोल लिया। सभी गांव की लड़कियां स्कूल जाने लगी। एक दिन देविका ने सभी से कहा, माँ जी, मैंने स्कूल तो खोल लिया है और गांव की लगभग सारी लड़कियां भी आ रही हैं, लेकिन कल से आप सब भी आएंगी, गांव की सभी औरतों के साथ। देविका बहू, कैसी बात कर रही है तू? इस उम्र में हम स्कूल जाते हुए अच्छे लगेंगे क्या? माँ जी, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और आप सबको मैंने कितना कुछ तो सिखा दिया है। अगर आप सब स्कूल पढ़ने आएंगी तो इससे गांव की सभी औरतों को हिम्मत मिलेगी। लेकिन बहू, अब हमें पढ़ने की क्या जरूरत? अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। चाची जी, जरूरत है पढ़ने की, और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अब देविका लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ गांव की औरतों की शिक्षा पर भी ध्यान देने लगी। कुछ दिन में घर की सभी औरतों के बारे में राज्य के बड़े बड़े मंत्रियों को पता चला और वो सीधा उनके गांव उनसे मिलने पहुंचे। देविका जी, आपकी वजह से पूरे गांव का नाम रोशन हो गया है। जगह जगह आपके घर की सभी औरतों की तारीफ हो रही है। हाँ देविका जी, आप सभी के बारे में सुनकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए और आपसे मिलने आ गए। देविका जी, हम आपको और आपके घर की सभी औरतों को सम्मानित करना चाहते हैं और आपके स्कूल के लिए डोनेशन भी देना चाहते हैं। इस तरह मंत्री और गांव के सभी लोग देविका के साथ साथ उसके घर की सभी औरतों को प्रतीक चिन्ह देकर, फूलों की माला पहनाकर और शॉल देकर सम्मानित करते हैं। इसके अलावा देविका के स्कूल के लिए भी बहुत पैसा देते हैं। जिस पंचायत ने देविका के खिलाफ फैसला सुनाया था, उस पंचायत को अपने फैसले पर आज पछतावा हो रहा था।
उधर घर के आदमियों की हालत और भी खराब हो रही है। बापू चाचा जी, अब सचिन ने आपको समझाया था कि सबसे माफी मांग लेते हैं, तब आपने हमारी बात नहीं सुनी। अब देखिए, सभी का राज्य में कितना नाम हो रहा है। खुद मंत्री जी उनको सम्मानित करने आए हैं। बापू, मोहन और सचिन ठीक कह रहे हैं। हमारी हालत तो दिन पे दिन खराब होती जा रही है। ना तो हम घर का कोई काम कर पा रहे हैं और ना ही बाहर का। तुम लोग जरूरी बात सबसे आखिर में बताते हो। ये बात तुम लोग पहले भी तो बता सकते थे। भैया, हमें सबसे माफी मांगनी चाहिए और सबको यहाँ बुला कर लाना चाहिए। ठीक है, तुम सब यही चाहते हो तो चलो, आज ही घर की सभी औरतों को घर ले आते हैं। घर के सभी आदमी चल देते हैं सभी औरतों से माफी मांगने के लिए। जैसे ही वो औरतों के पास पहुंचते हैं, सभी हैरान हो जाती हैं। कम्मो, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? पता नहीं, लगता है आज फिर झगड़ा करने आए हैं हमसे। अगर आज कल्याण ने मुझे कुछ बोला तो इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। मैं भी नहीं छोड़ूंगी मोहन जी को। ना इनका भरता बनाया तो मेरा नाम भी सुजाता नहीं। शांत रहो आप सब, देखने तो दो क्या कहते हैं। सभी आदमी अपनी अपनी पत्नियों से माफी मांगते हुए कहते हैं, कम्मो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तुम्हारे बिना घर बहुत सुना लगता है विमला, घर चलो। सुजाता, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे हाथ के बने खाने की बहुत याद आती है। तुम मेरे साथ घर चलोगी ना? वीना, वो घर मेरा नहीं तुम्हारा है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपना घर छोड़ दो। इसलिए अपने घर चलो और हम सबको माफ कर दो। अपने पतियों की इस तरह माफी मांगने से सभी औरतें अपने पतियों को माफ करके उनके साथ जाने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन देविका घर आने से मना कर देती है। सभी औरतें उसे समझाती है। देविका बहू, अब घर जाने में क्या दिक्कत है? मांग तो ली सबने माफी। देख तो सचिन भी कितना शर्मिंदा है। हाँ बहू, हमारी लड़ाई तो यही थी कि ये हमसे माफी मांगकर इज्जत के साथ घर ले जाए। अब घर चलने से तेरी शादी बच सकती है। चाची जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा से फिर कह रही हूँ, मेरे लिए शादी से बड़ा है आत्मसम्मान। आप लोगों की शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है, लेकिन मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई है। इसलिए शायद आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आपके पति ने आपके साथ क्या किया, पर मुझे इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि मेरे पति ने मुझे अपने बराबर नहीं समझा और इसलिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती। देविका, मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तो जिंदगी भर शर्मिंदा रहना। और हाँ, आप सब इनके साथ जाना चाहती हैं तो जाइए, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, शादी सिर्फ एक रस्म होती है। इस रस्म में पति और पत्नी बराबर के हिस्सेदार होते हैं, ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा। इसलिए यदि आपका पति आपको सम्मान दे तो बदले में उसे सम्मान दो, नहीं तो वो जैसा करे आप भी वैसा ही करो। देविका सचिन के साथ नहीं जाती है और अपने बेटे के साथ वहीं रहने का फैसला करती है। अब वो न सिर्फ अपने गांव बल्कि हर जगह जाकर महिला शिक्षा और उनके अधिकारों का प्रचार करती है। हमारे प्यारे दर्शकों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि देविका का ये फैसला आपको कैसा लगा और हमारी कहानी सास का घूंघट आपको कैसी लगी। इसी तरह की मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।